हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स के साथ और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेलोएरीन्स आर मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है? ये है हेलो एल्केन। ठीक है, और हेलोएरीन कैसा होता है? हेलोएरीन इस तरह का होता है जिसमें कि हेलोजन जो होता है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच हो, यानी कि ये आर अलग होता है। इसमें आर जो होता है वो कोई भी एलिफेटिक एल्काइल चेन हो सकती है और इसमें जो आर होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक रिंग हेलोएरीन्स में। तो हम हेलोएरीन्स और हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि हेलोएरीन्स कितना रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिएक्टिविटी जो होती है हेलोएरीन्स की वो डिपेंड करती है? वो 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फैक्टर होता है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा फैक्टर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन अटैच टू द हेलोजन। ये जो कार्बन है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? ये जो सीधा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है, ये जो सीधा हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? ये सेकंड फैक्टर होता है। तीसरा कौन सा होता है? पोलैरिटी, यानी कि ये कार्बन और इस हेलोजन में कितनी पोलैरिटी है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स डिपेंड करती है। तो हम अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट आप ऐसा समझो, रेजोनेंस का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें रेजोनेंस बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट तभी होता है कि एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक जगह पे कम है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, तो वो पोलर हो जाएगा। जितना कंपाउंड ज़्यादा पोलर होगा उतना वो कम रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। तो जितना कोई कंपाउंड ज़्यादा नॉन पोलर होगा, इसका मतलब क्या है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे मॉलिक्यूल में इक्वल है, तो वो ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। तो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, कोई भी मॉलिक्यूल में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं क्लोरोबेंजीन का। दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, यानी कि जितना इस क्लोरीन के ऊपर है उतना ही ब्रोमीन, उतना ही इस कार्बन के ऊपर, सभी कार्बन के ऊपर, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट शो करने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, सपोज करो कि किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह से एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, फिर से पाई बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, फिर से पाई बॉन्ड सपोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट, यानी कि दे आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। दीज 2 पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सिग्मा बॉन्ड। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम, इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। पहली कंडीशन ये होती है रेजोनेंस इफेक्ट शो करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपने कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। और वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। देखो कैसे, यहाँ पे तो एरोमेटिक रिंग है, हमें पता है एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक क्यों है, उसके लिए कंडीशन है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सारे पाई बॉन्ड जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड। तो इसमें इस रिंग के अंदर तो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, लेकिन बाहर जो एटम लगा हुआ है क्लोरीन, क्या ये भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम में आ रहा है? हाँ, आ रहा है, क्योंकि
क्लोरीन की आउटर मोस्ट 2 ऑर्बिटल में तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो आप देखोगे लास्ट वाली 2 ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम में इंक्लूड हो रहा है, दिस क्लोरीन। सो दैट्स व्हाई दिस हेलोएरीन इज शोइंग मैक्सिमम रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि वो जितना कम पोलर होगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट या 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप ऐसे सोचो कि कोई भी स्ट्रक्चर जब कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो वो बिल्कुल एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कई फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। वो जो कई फॉर्म्स होती हैं उसकी, उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन कई फॉर्म्स का जो एक कंक्लूसिव स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कई फॉर्म्स हैं उनको बोल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनका जो कंक्लूजन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं अभी एक क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल देके बनाता हूँ। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ये क्लोरोबेंजीन जो है ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए, अभी इस क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बाकी कार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल पूरे इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस कार्बन के पास। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो ये कार्बन क्या ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से लेगा, ये इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। ये जो कार्बन है, ये लोन पेयर, जो इसका लोन पेयर है, इसके थ्रू ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये कार्बन जो था ये वाला, इसने तो इस क्लोरीन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी। देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना गया, 1 2 3 4। तो ये वाला जो कार्बन है, अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर बनी, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूरी रिंग के चारों ओर मूव करेंगे टू शो रेजोनेंस इफेक्ट। अब सेकंड में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। अभी ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगी इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर को मूव करेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये पाई बॉन्ड कैसे हो जाएगा, इस तरह से, और ये बनेगी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के ये रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हुआ, मैंने बोला था आपको शुरू में कि रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, एक तरह से नेगेटिव चार्ज ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो वो मूव करके कभी यहाँ पहुँचा ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, यानी कि वो कुल मिला के पूरी रिंग के चारों ओर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में चारों तरफ बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो याद रखनी है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हेलोएरीन्स आर वेरी मच स्टेबल, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता आसानी से, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। हम वो लास्ट में पढ़ेंगे कि ये अगर किसी के साथ रिएक्ट हम करवाना चाहें तो कौन सी कंडीशंस हमको अप्लाई करनी पड़ती हैं, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं करता। सेकंड फैक्टर कौन सा है, सेकंड फैक्टर इज
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। आप ये देखो, मैं इसको कंपेयर करता हूँ हेलो एरीन और हेलो एल्केन्स को, ठीक है। मैं एक हेलो एल्केन बना देता हूँ यहाँ पे, हेलो एल्केन, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे बना देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने बना दिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? ये कर रहा है sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? sp3। इसमें कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? ये कर रहा है sp2। तो अब हम ये देखेंगे कि किसमें s करैक्टर ज़्यादा है और किसमें p करैक्टर ज़्यादा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर इज अबाउट 25% एंड p करैक्टर इज अबाउट 75%। sp2 में है अबाउट 33% और रिमेनिंग 66 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। तो आप ये देखो कि जहां पे s करैक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ पे s करैक्टर ज़्यादा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और s ऑर्बिटल जो होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होती है, ठीक है। जितना, अब आप ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके जो सबसे अंदर वाली ऑर्बिटल है वो कौन सी है? s ऑर्बिटल, और उसके बाहर p और उससे बाहर d। तो जितना s करैक्टर किसी कार्बन, किसी एटम का ज़्यादा होगा, इसका मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेंगे उतने वो किसी को भी बाहर नहीं दे सकता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो s करैक्टर कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पे हैं? p ऑर्बिटल में, क्योंकि s करैक्टर 25% है और p करैक्टर 75% है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? p ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली ऑर्बिटल में ज़्यादा हैं और वो शिफ्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड ज़्यादा आसानी से खींच सकेगा जो बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे बढ़ता जाएगा, जिससे कि पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जहाँ पे sp2 करैक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पे s करैक्टर ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में ज़्यादा हैं और p ऑर्बिटल में कम है। इसका मतलब वो क्लोजर टू न्यूक्लियस ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ठीक है। नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, इधर पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। अब पोलैरिटी कम हो गई तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी कम हो गई, तो जिसकी वजह से हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। तो कुल कारण यही है कि इसमें ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, s करैक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस के पास ज़्यादा हैं, वो क्लोराइड के पास शिफ्ट नहीं होते, पोलैरिटी कम हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न मैंने इसी के साथ रिलेटेड है। थर्ड रीज़न कौन सा? पोलैरिटी। पोलैरिटी। अब अगर मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह से, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अभी मैंने बोला यहाँ पे sp2 करैक्टर है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 एंड sp3। sp2 में मैंने बोला कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस के पास हैं, वो क्लोराइड को देगा नहीं, ठीक है। नहीं देगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पे sp2 करैक्टर आ जाए ना, वहाँ पे एसिडिक नेचर आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं, अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ज़्यादा हैं, तो वो बाहर से खींचे जा सकते हैं बाय क्लोराइड, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये तीन रीज़न हैं जिसकी वजह से हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव, हेलो एरीन्स
आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो हेलो एरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है।